Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's Jaffrey online classes, we'll be discussing the topic customer service guidelines. So this lecture is a part of our Jaffrey online classes जिसमें हम हर Monday to Saturday आपके साथ अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और हर टॉपिक के एंड में उससे रिलेटेड कुछ MCQs भी डिस्कस किए जाते हैं। तो इस वीक का शेड्यूल आपके सामने है एंड वी आर स्टार्टिंग विद PPB's कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस। तो एक बैंक जो है उसके लिए कस्टमर सर्विस अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक के लिए जरूरी है कि जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो प्रोफेशनल मैनर में हो, प्रॉम्प्ट मैनर में हो, पोलाइट मैनर में हो। तो आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं कि कस्टमर सर्विस कैसी होनी चाहिए बैंक्स के अंदर। वैसे भी ये जो इंडस्ट्री है ये सर्विस इंडस्ट्री है, बैंकिंग की जो इंडस्ट्री है ये सर्विस इंडस्ट्री है और यहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा स्टिफ नॉर्म्स हैं इसके रिगार्डिंग। इवन एक कमेटी सेटअप की गई है, 6 मेंबर कमेटी, जिसे हेड कर रहे हैं फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो, जो रिव्यू करेंगे कि जो भी हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, उनमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अभी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारी बैंक्स की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उनके लिए एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है। जो भी कस्टमर सर्विसेज को लेके पहली बात तो जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हें बैंक का बोर्ड रिव्यू करता है और एक डिटेल्ड मेमोरेंडम जो है वो सबमिट किया जाना चाहिए बीओडी को, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्हें सबमिट किया जाना चाहिए हर 6 महीने के अंदर। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फ्रेमवर्क में हमारे पास अवेलेबल है फॉर कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस। एक तो कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ बोर्ड होनी चाहिए बैंक में, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी होनी चाहिए और नोडल डिपार्टमेंट या फिर ऑफिशियल होना चाहिए बैंक के अंदर। ये सब सारी चीजें क्यों हैं? ताकि कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड की। ये जो कमेटी होती है इसमें एक्सपर्ट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कस्टमर्स के, उन्हें इनवाइट किया जाता है। बैंक वालों के अलावा एक्सपर्ट और रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं कस्टमर के। ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं और ये असेस करते हैं कि क्या कंप्लायंस हो रही है कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस की और क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है कस्टमर सर्विस के अंदर। तो ये एक प्रोएक्टिव रोल भी इस रिगार्डिंग में प्ले करते हैं कि जो भी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस हैं वो भी बैंकिंग ओम्बड्समैन उन्हें सॉल्व करें। तो ये होगी कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड, एक होगी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विस। ये एक डेडिकेटेड फोकल पॉइंट है फॉर कस्टमर सर्विस एंड पावर इनके पास होती है टू इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग को भी ये इवेल्युएट कर सकते हैं। ये एक माइक्रो लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है। और ये जो कमेटी है ये अक्रॉस डिपार्टमेंट्स काम करती है, रिव्यू, ओवरसी, मॉडिफाई कर सकती है ये इनिशिएटिव्स को। और इसका जो चेयरपर्सन होगा या तो वो सीएमडी होगा या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा और इस कमेटी के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे जो इंडिपेंडेंटली फीडबैक देंगे। ये सारी चीजें किसके रिगार्डिंग हो रही है? कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग हो रही है। और ये भी ध्यान रखते हैं कि जो भी आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस हैं कस्टमर सर्विस को लेके क्या उन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उनकी इंप्लीमेंटेशन को भी ये मॉनिटर करते हैं। फिर होती है हमारे पास ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी। ये हर ब्रांच में होनी जरूरी है जो हमारी कस्टमर सर्विस कमेटी है। ये एक तरीके से इंटरमीडियरी का काम करती है कस्टमर्स और बैंक्स के बीच में। और इन कमेटीज में एटलीस्ट एक सीनियर सिटीजन होना जरूरी है और ये कमेटी मंथ में एक बार जरूर मिलती है। जो भी कंप्लेंट्स या सजेशंस हो, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हो कस्टमर्स की, उनको लेके ये बात करती है एटलीस्ट वंस अ मंथ, और ये सारे ब्रांचेस में होती है। ऐसे ही बैंक के अंदर एक नोडल डिपार्टमेंट या ऑफिशियल होना चाहिए कस्टमर सर्विस के लिए। हेड ऑफिस के अंदर होता है और हर कंट्रोलिंग ऑफिस के अंदर नोडल ऑफिशियल होता है आपका। और कस्टमर्स इन्हें अप्रोच कर सकते हैं अपनी ग्रीवेंसेस को लेके आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जाने से पहले कि हमारी ये कंप्लेंट है, हमें हमारी कस्टमर सर्विस में ये कमी नजर आ रही है। जो हमारा बोर्ड होगा बैंक का उसे एक कस्टमर डिपॉजिट पॉलिसी को भी
लाना है, चेक कलेक्शन पॉलिसी को भी लाना है, कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी को भी लाना है, और एक कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉलिसी भी हर एक बैंक की होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। तो कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी बात करती है राइट्स ऑफ कस्टमर की, ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स की, क्या चार्जेस लिवाइबल होंगे, कहाँ पे कैसे होंगे, उनको लेके ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होगी, और कैसे जो बैंक है उसे कस्टमर डेटा को सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रखना है, और कहीं पे भी बैंक ना टाइंग अप ऑफ अकाउंट्स नहीं कर सकता कि मान लो बैंक मुझे बोले कि अगर आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो आपको साथ में ये म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ेगा, आपको साथ में ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी, ऐसी टाइंग अप अलाउ नहीं होनी चाहिए। चेक कलेक्शन को लेके भी कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए। जो भी हमारे चेक्स हैं, लोकल हैं, आउटस्टेशन है, उनका इमीडिएट क्रेडिट होना चाहिए, उसको लेके भी पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर बैंक की तरफ से कलेक्शन में डिले होता है तो फिर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, क्या बैंक की लायबिलिटी बनती है, अगर कोई एरनेस डेबिट हो जाता है, कुछ फ्रॉड हो जाता है बैंक के अकाउंट पे, उसे क्या कंपनसेशन मिलनी है, अगर आप एज अ बैंक डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट नहीं इशू कर पाते, कलेक्शन में डिले करते हो, तो क्या कंपनसेशन पे की जाएगी कस्टमर को। इन सब चीजों को लेके बैंक में पॉलिसी होना जरूरी है। कस्टमर की ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल किया जाएगा उसको लेके भी पॉलिसी होनी जरूरी है। कुछ चीजें अब हम एटीएम ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो मुझे उस बैंक में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस अलाउड होंगी पर मंथ, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, मुझे 5 फ्री ट्रांजैक्शंस अलाउड होंगी। अगर मेरा बैंक आईसीआईसीआई है लेकिन मैं किसी और बैंक का एटीएम यूज करती हूँ तो मेट्रो शहरों में मेरे को 3 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेंगी, नॉन मेट्रो शहरों में मेरे को 5 ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री मिलेंगी। ठीक है, और जब भी मैं एटीएम में ट्रांजैक्शन करने जाती हूँ तो मुझे हर ट्रांजैक्शन के लिए अपना पिन वहां पे भरना पड़ेगा। जितनी ट्रांजैक्शंस करनी है उतनी बारी मुझे पिन भी भरना पड़ेगा वहां पे, और टाइम आउट भी एटीएम पे बैंक्स को अवेलेबल कराना पड़ेगा कि मान लो अगर मैंने इतने सेकंड तक एटीएम नहीं ऑपरेट किया पिन डालने के बाद तो अपने आप मेरा सेशन टाइम आउट हो जाएगा। और लॉजिंग ऑफ एटीएम कंप्लेंट्स भी अवेलेबल होना चाहिए कि अगर मुझे एटीएम सर्विस से प्रॉब्लम है तो मेरे पास बैंक एक फोन नंबर हेल्प डेस्क मुहैया करवाएगा, कोई कांटेक्ट पर्सन होना चाहिए, और एक यूनिफॉर्म टेम्पलेट होना चाहिए एटीएम में कंप्लेंट्स करने के लिए। एटीएम के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है, और जो भी एटीएम है अगर उसमें कैश अवेलेबल नहीं है तो ये प्रोमिनेंटली वहां पे डिस्प्लेड होना चाहिए कि इस एटीएम में कैश नहीं अवेलेबल है। हर एटीएम की अपनी एक आईडी होती है, वहीं पे प्रोमिनेंटली कंप्लेंट फॉर्म, टोल फ्री नंबर वगैरह दिया होता है कि अगर आपको अपना कार्ड ब्लॉक करना है तो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट करनी है यहाँ से कर सकते हैं। और हर कस्टमर का एक रजिस्टर्ड ईमेल नंबर और मोबाइल वगैरह बैंक के पास रहना चाहिए ताकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन एटीएम में कस्टमर करे उसके पास अलर्ट आ जाए। और कस्टमर के पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो कंप्लेंट फाइल कर सके कार्ड इशूइंग कंपनी के पास अगर उसकी ट्रांजैक्शन फेल होती है। और स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटीएम्स भी होनी चाहिए। ये आरबीआई ने बोला है कि देखो अगर एक एटीएम महीने में 10 घंटे से ज्यादा आउट ऑफ कैश रहता है तो पर एटीएम बैंक को 10,000 रुपीज भरना पड़ेगा। अगर 2 एटीएम है जहां पे 10 घंटे से ज्यादा कैश अवेलेबल नहीं था तो फिर 2 एटीएम्स का 10,000 पर एटीएम 20,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एक बैंक जो है उसने एटीएम किसको चलाने के लिए दे रखा है, व्हाइट लेबल एटीएम है, अगर व्हाइट लेबल एटीएम है तो वहां पे पेनल्टी किसको चार्ज की जाएगी, जो बैंक कैश रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। अगर एक व्हाइट लेबल एटीएम है उसमें अगर कैश नहीं है तो किस पे पेनल्टी चार्ज की जाएगी, जिस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैश रिप्लेनिश करने की। बाद में चाहे बैंक ये पेनल्टी का पैसा व्हाइट लेबल एटीएम से वसूल कर लेगा, लेकिन पहले पेनल्टी कौन पे करेगा, जिस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश की रिक्वायरमेंट को मीट करना। अगर कोई एटीएम की फेल्ड ट्रांजैक्शंस को लेके डिस्प्यूट होता है इशूइंग बैंक के बीच में और एक्वायरिंग बैंक के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर। ये आपस में खुद से इशूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई बायलैटरल सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं।
एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर के थ्रू ही सेटलमेंट किया जाएगा। ओके, अगर एटीएम ट्रांजैक्शंस का फेलियर होता है तो जो रिकंसिलिएशन है वो T+5 वर्किंग डेज के अंदर होनी चाहिए। कस्टमर की कंप्लेंट आने के T+5 वर्किंग डेज के अंदर कस्टमर की कंप्लेंट को हमें एड्रेस करना है जहां पे रॉन्गफुल एटीएम डेबिट हो गया है एटीएम ट्रांजैक्शन में, कि पैसे अब कट के आगे अकाउंट में दिख रहा है लेकिन आपने के पास तो पैसे आए नहीं। और अगर ये कंपनसेशन देने में डिले होता है, अगर ये इशू को एड्रेस करने में डिले होता है तो 100 पर डे का जो कंपनसेशन है वो बैंक कस्टमर को पे करेगा अगर T+5 में ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है। ओके, और ये क्रेडिट तब भी करना पड़ेगा जहां पे कंप्लेंट नहीं भी है। अगर कस्टमर ने नहीं भी कंपनसेशन मांगी तो भी आपको उसे ये पैसा पे करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब सिक्योरिटी इश्यूज एंड रिस्क मिटिगेशन मेजर्स की बात करते हैं। देखो, जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो आपको अलर्ट आता है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करो चाहे आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करो, तो आपका जो कस्टमर है उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो आपके अगर अपना कार्ड है उसका गुम गया है उसे वो ब्लॉक कराना चाहता है, उसके पास ऑनलाइन उसे ब्लॉक कराने की ऑप्शन होनी चाहिए। जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो उसका जो भी अलर्ट्स हैं आने चाहिए कस्टमर के पास। जहां पे ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन है, कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? अगर मेरे को अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना है उसमें मैं अपनी कार्ड डिटेल्स भरूंगी, सीवीवी नंबर भरूंगी, उसके बाद मुझे क्या भरना पड़ता है? ओटीपी आता है मेरे फोन पे। ओटीपी क्या है? एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। तो जहां पे भी मैं कार्ड ट्रांजैक्शन करती हूँ लेकिन कार्ड असल में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती, मुझे अपना कार्ड का नंबर याद है, सीवीवी याद है, तो बिना कार्ड के भी मैं ट्रांजैक्शन कर देती हूँ। इस केस के अंदर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये ओटीपी वाला स्टेप होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा और कोई नुकसान हो जाता है मुझे एज अ कस्टमर, तो फिर भरपाई कौन करेगा? बैंक भरपाई करेगा अगर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शंस मैं करती हूँ एज अ कस्टमर मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं कैप फिक्स कर दूं कि इतने से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन नहीं होंगी इलेक्ट्रॉनिकली। मैं नंबर ऑफ जो बेनिफिशियरीज ऐड करूंगी उन पे भी लिमिट होनी चाहिए। जब भी कोई बेनिफिशियरी ऐड हो मुझे अलर्ट आए, कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो मुझे अलर्ट आए। लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस में डिजिटल सिग्नेचर यूज किया जाए। जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो आईपी एड्रेस कैप्चर किया जाए। ठीक है, और मुझे जब भी मैसेज आता है ना कि आपके अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुई है तो मुझे रिप्लाई का ऑप्शन मिलना चाहिए कि मैं रिप्लाई में बैंक को बता पाऊं कि नहीं, मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं की है। और जिस पर्सन ने अपना मोबाइल नंबर बैंक के पास रजिस्टर नहीं किया है उसे फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करना भी अलाउड नहीं होना चाहिए। एटीएम के अलावा और कोई उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करना अलाउड नहीं होना चाहिए अगर उसने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया है। ठीक है, अब ऐसी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं जहां पे अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांजैक्शंस होगी कि मुझे मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट से पैसे कटे, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है लेकिन मैंने तो करी ही नहीं है। तो वहां पे कस्टमर की कहाँ लायबिलिटी बनेगी, कितनी बनेगी, कितनी लिमिट होगी? देखो, अगर बैंक के पार्ट पे गलती है, अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुई है, मेरी कोई गलती नहीं है, बैंक की गलती है, तो यहाँ पे चाहे मैंने रिपोर्ट किया है चाहे नहीं किया है, लायबिलिटी किसकी बनेगी? बैंक की बनेगी। बैंक की गलती की वजह से अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुई है तो बैंक की लायबिलिटी बनती है चाहे मैंने ना भी रिपोर्ट किया। जहां पे ऐसी ट्रांजैक्शन है थर्ड पार्टी की गलती है, ना मेरी गलती की वजह से ट्रांजैक्शन हुई है अनऑथराइज, ना बैंक की कोई गलती है, तो इस केस में क्या होगा? ऐसी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन मुझे 3 दिन के अंदर अंदर एज अ कस्टमर बैंक को कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि ये देखो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुई है। अगर मैं कंप्लेंट नहीं करती हूँ 3 दिन के अंदर अंदर तो फिर मेरी बनेगी लायबिलिटी एज अ कस्टमर। एक बार मैंने कंप्लेंट कर दी उसके बाद तो सारा नुकसान बैंक भरेगा, लेकिन अगर मैंने कंप्लेंट नहीं की तो अगर तो 3 दिन के अंदर नहीं कंप्लेंट करती, 4 से 7 दिन के अंदर कंप्लेंट करती हूँ, यानी कि डिले हो गया है 3-4 दिन का, उस केस के अंदर पर ट्रांजैक्शन लायबिलिटी बनेगी। उसको लेके टेबल है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे।
अगर 7 दिन से ज्यादा का डिले कर देती हूं मैं, तब फिर कितनी लायबिलिटी मेरी बनती है, वो बैंक की पॉलिसी डिसाइड करेगी। बैंक चाहे तो वेव ऑफ भी कर सकती है कभी भी कस्टमर की लायबिलिटी, चाहे तो 7 दिन से ज्यादा वाला डिले मैं करती हूँ कंप्लेंट करने में, तो बैंक की पॉलिसी होती है। अगर 4 से 7 दिन का डिले है, तब फिर कस्टमर की कितनी लायबिलिटी बनती है? अगर तो BSBD अकाउंट है तो मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है 5,000। अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट से हुई है अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, गिफ्ट कार्ड है, या फिर करंट कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है MSME का, तो 10,000 मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है। ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल का करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है जिसका एनुअल एवरेज बैलेंस लिमिट होती है अप टू 25 लाख रुपए, तो वहां पे भी 10,000 मैक्सिमम लायबिलिटी बनती है। लेकिन और कोई भी करंट कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, या फिर ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 5 लाख से ज्यादा है, ऐसे क्रेडिट कार्ड में अगर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होती है तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी बनेगी 25,000 की। ये मैक्सिमम लायबिलिटी है अगर 4 से 7 दिन का डिले होता है। फिर अब सर्विस काउंटर्स की बात करते हैं बैंक्स के बिजनेस या वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए? तो जो भी बैंक में काम करते हैं उन्हें 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना है मेट्रोपॉलिटन और अर्बन सेंटर्स के अंदर। बिजनेस आवर्स एक बैंक के मिनिमम 4 आवर्स होने चाहिए वीकडेज पे और वर्किंग सैटरडेज पे। ठीक है, 4 आवर्स होने चाहिए वीकडेज और वर्किंग सैटरडेज पे। बाकी बैंक कब खुलेगा कब बंद होगा ये बैंक की डिस्क्रिशन होती है। रूरल ब्रांचेस में बिजनेस आवर्स कितने होंगे ये बैंक अपने आप डिसाइड करता है लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। छुट्टियां कितनी होनी चाहिए बैंक के अंदर, ये होता है डिसाइड डिक्लेरेशन ऑफ हॉलीडे होता है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। लेकिन बैंक इस तरीके से खुलना चाहिए कि सर्विस इंटरप्टेड हो। बाकी जो भी लोकल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल रहती हैं बैंक पे। तो बैंक में संडे को छुट्टी होती है, गजेटेड हॉलीडेज होती है। बाकी नेशनल हॉलीडे हो तो सारे बैंक बंद रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर हॉलीडे डिक्लेयर करे तो उस स्टेट के बैंक्स जो हैं वो बंद रहते हैं। सारे कस्टमर जो क्लोजिंग टाइम पे बैंक में आ चुके हैं उन्हें फिर अटेंड किया जाता है। जो भी क्लोजिंग आवर के टाइम पे बैंक में अवेलेबल है, बैंकिंग हॉल में अवेलेबल है, कस्टमर हैं, उन्हें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए बिजनेस आवर्स एक्सटेंड किए जा सकते हैं कि क्लोजिंग के बाद भी काम जिन चीजों को लेके चलता है, जैसे कि नॉन वाउचर जनरेटिंग ट्रांजैक्शन है, कोई चेकबुक इशू करनी है, कोई टर्म डिपॉजिट की रिसीट डिलीवर करनी है, कोई शेयर एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करनी है, तो ये नॉन वर्किंग आवर्स जो है नॉर्मल बिजनेस आवर्स को एक्सटेंड किया जा सकता है। किसी को TDR इशू करना है, किसी ने लॉकर रेंट पे करने के लिए चेक दिया है उसे एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीजें भी एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स में हो सकती हैं। स्पेशली जो आपके मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, अर्बन सेंटर्स में बिजी बैंक्स होते हैं वहां पे तो इवनिंग काउंटर्स भी रखे जा सकते हैं। उसके बाद हर बैंक में कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए, कंप्लेंट बुक होनी चाहिए, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। बैंक्स जो हैं डिपॉजिट स्कीम्स को लेके एडवाइजरी सर्विसेज भी दे सकते हैं कि आप एडवाइस करो एज अ बैंकर कस्टमर को कि क्या डिपॉजिट स्कीम है, कैसी है। तो काफी सिंपल सा ये चैप्टर है, बेसिक सा। इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द ATM ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड टू ATM ट्रांजैक्शंस बिटवीन इशूइंग बैंक एंड एक्वायरिंग बैंक। अगर इशूइंग और एक्वायरिंग बैंक में ATM रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ATM ट्रांजैक्शन रिलेटेड, तो कैसे रिजॉल्व होता है ये हम कर चुके हैं। इसमें बायलेटरल अग्रीमेंट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ ATM सर्विस प्रोवाइडर ही इस इशू को सॉल्व करेगा। सिर्फ इशूइंग बैंक लाइबल नहीं होगा, सिर्फ एक्वायरिंग बैंक कोई लाइबल नहीं होगा, जो सेटलमेंट होगी ATM सर्विस प्रोवाइडर करवाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी? इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन कस्टमर एंड बैंक, बिल्कुल सही। एक सीनियर सिटीजन का होना जरूरी है कमेटी में, बिल्कुल सही। एटलीस्ट एक बार मंथ में मिलना जरूरी है, बिल्कुल सही। तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑल आर करेक्ट। अगला है, which of the following statement are correct? Cash out of any ATM for more than 10 times in a month attract a penalty of ₹10,000 per ATM. ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? कैश 10 आवर्स से ज्यादा अगर
मिसिंग रहता है कैश 10 आवर्स से ज्यादा एटीएम में, तब फिर 10,000 पर एटीएम चार्ज लगता है। 10 टाइम्स नहीं आएगा, 10 आवर्स आएगा। ठीक है। इन केस ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम, द पेनल्टी इज चार्ज टू द बैंक मीटिंग द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ द WLA विच इज रिकवरेबल फ्रॉम द WLA ऑपरेटर। अगर एक व्हाइट लेबल एटीएम है, उसको उसमें अगर कैश नहीं अवेलेबल होता है तो पेनल्टी किस पे लगती है? उस बैंक पे लगती है जो उस व्हाइट लेबल एटीएम की कैश रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था। बैंक बाद में चाहे WLA से रिकवर कर ले पैसा, लेकिन पहले पेनल्टी किस पे लगती है? उस बैंक पे जो उस व्हाइट लेबल एटीएम की कैश रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा था। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे कि अगर मैं अपने बैंक के अलावा किसी और बैंक के एटीएम में ट्रांजैक्शन करती हूँ तो मुझे कितनी फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी मेट्रो और नॉन मेट्रो सेंटर्स के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।